इंटेंशनल फैल्सी और दूसरा क्या है, इफेक्टिव फैल्सी। इफेक्टिव फैल्सी एंड इंटेंशनल फैल्सी, आप में से कोई बताना चाहेगा? और ये एग्ज़ाम में ज़रूर पूछेंगे वो। ये न्यू क्रिटिसिज्म की मेन ट्रेट्स हैं, समझ लें। न्यू क्रिटिसिज्म जोर देता है पीस ऑफ टेक्स्ट के ऊपर। मैंने आपको बताया था कि रोनाल्ड बार्थ ने एक बुक लिखी थी, डेथ ऑफ ऑथर। रोनाल्ड, इसमें डी साइलेंट है, ये फ्रेंच जो नेम होते हैं उनमें डी साइलेंट, लास्ट साइलेंट होता है लेटर। रोनाल्ड बार्थ ने एक बुक लिखी थी, लिख लें, डेथ ऑफ द ऑथर। आपको जितने भी क्रिटिक्स जो थीरिस्ट मिलेंगे वो सारे लिटरेचर के बंदे नहीं हैं। कुछ सोशियोलॉजिस्ट हैं, कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, कुछ साइकाइट्रिस्ट मिलेंगे आपको, तो या सोशल साइंसेस, रिलेटेड टू सोशल साइंसेस, इस तरह के वो मतलब राइटर्स हैं। और रोनाल्ड बार्थ जो है, ये अगर इसको देखा जाए तो इसने वर्क किया किसके ऊपर, इमेजेस के ऊपर, और उसके सिग्निफायर और सिग्निफाइड और सिग्निफायर मीनिंग के ऊपर। मैंने आपको काफ़ी दफ़ा बताया कि सिग्निफायर होता है कोई इमेज, कोई वर्ड, कोई टेक्स्ट, कोई पीस ऑफ टेक्स्ट, कोई इमेज, कोई लफ्ज़, कोई वर्ड, उसके मानी जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, यानी उसके सिग्निफाइड मीनिंग बहुत ज़्यादा होते हैं। एक फिर वो हर कल्चर के लिहाज से डिफरेंट होते हैं। मैंने बताया था, जैसे मैंने एक आपको मिसाल थी गॉड ही मैं लिख दूँ, ये एक सिग्निफायर है। सिग्निफायर क्या होता है? सिग्निफायर होता है कोई सिंबल, कोई इमेज, और इसका आइडिया दिया था फर्डिनेंड डी सॉशर ने। फर्डिनेंड डी सॉशर को कहा जाता है कि फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक। लिख लें, फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक, स्विस बोर्न फ्रेंच फिलासफर नाम है फर्डिनेंड डी सॉशर। फर्डिनेंड डी सॉशर को कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक। हम पढ़ेंगे, जैसे लिंग्विस्टिक भी हम थोड़ा बहुत करते रहते हैं, तो मैं आपको बताता रहूँगा। सिग्निफायर और सिग्निफाइड, सिग्निफाइड होता है जो मेंटल इमेज आपके माइंड में बनता है। मैं आपके सामने गॉड लिखूं तो किसी के माइंड में ट्रिनिटी बन जाएगा, किसी की फॉर्म में वन गॉड बन जाएगा, किसी की फॉर्म में कोई बुत बन जाएगा, किसी की फॉर्म, ये जो जितने भी आ रहे हैं ये क्या हैं, उसके सिग्निफाइड हैं। यानी एक वर्ड से जो इमेज मेंटल बनता है उसको कहते हैं सिग्निफाइड। ये होता है फ़र्क एक सिग्निफायर में और सिग्निफाइड मीनिंग में। ये सिग्निफाइड मेंटल इमेज है, जबकि ये एक इमेज है, ये एक वर्ड है, ये एक सिंबल है, ये एक कोई एम्बलम है, कोई मिथोलॉजी से रिलेटेड कोई साइन है। ये सारे क्या हैं, आपके सिग्निफायर हैं। तो रोनाल्ड बार्थ ने इसके ऊपर वर्क किया था। रोनाल्ड बार्थ डेथ ऑफ ऑथर के अंदर लिखता है, रोनाल्ड बार्थ ने क्या किया, वर्क से किसकी तरफ लेकर आया था हमें, क्यों आशा, किसकी तरफ? टेक्स्ट की तरफ। उसने कहा कि जो लिखा हुआ है वो जस्ट टेक्स्ट है, हमारा अब उस ऑथर से कोई ताल्लुक नहीं है। ऑथर हैज़ डेड। जब ऑथर ने काम कर दिया तो ऑथर की कोई वैल्यू नहीं है हमारे नज़दीक। हमें जस्ट टेक्स्ट पे जोर देना है, टेक्स्ट के अंदर से फाइंड करने हैं मीनिंग के क्या लिखी हुई है। टेक्स्ट इटसेल्फ हैज़ लॉट ऑफ प्रोडक्टिविटी इन इट। We don't need to go into the detailed life of the author, and we will evaluate a piece of genre from the work of its text. जो उसके वर्क के अंदर जो उसकी टेक्स्ट है, हमने उसको आइसोलेट कर लेना है उससे। दो बाद में बहुत सारे जो राइटर हैं उन्होंने क्रिटिसाइज़ भी किया कि ऐसे कैसे हो सकता है कि हम उसके बायोग्राफी को या उसके वर्क को, इंटेंशन को, उस वक्त के कल्चर को, उस वक्त की सोसाइटी को, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग को, तो बहुत सारी चीज़ें उसके साथ रिलेट होती हैं, उसको कैसे हम यानी उसको हटा सकते हैं। लेकिन लोगों ने इस पे ऊपर वर्क किया। फिर अब न्यू क्रिटिसिज्म जो है, ये कुछ तो इन्फ्लुएंस था, मैंने बात की थी लास्ट लेक्चर में, फॉर्मलिस्ट जो अप्रोच थी, रशियन फॉर्मलिज्म, वो भी टेक्स्ट पे जोर देते थे, ये भी टेक्स्ट पे जोर देते हैं। ये जो मूवमेंट है तकरीबन इसका वर्क, इसका 100% जो इनका काम था वो था टेक्स्ट बेस। ये कहते थे कि टेक्स्ट जो है उसके अंदर ही इमेजेस होती हैं, उसके अंदर ही रेफरेंस होते हैं,
उसके अंदर ही कैटाफोरिक मीनिंग होते हैं और उसके अंदर ही रेफरेंस होते हैं, उसके अंदर ही इमेजेस होती हैं, सिंबल होती हैं, पैराडॉक्स होती है। ठीक है, तो हम क्यों कहता है कि राइटर की लाइफ में जाएं और उसको हम स्टडी करें। और वो जोर देते थे कि दो चीज़ों से जब हम पीस ऑफ आर्ट को एवेल्यूट करने लगें तो हमें चाहिए कि इस चीज़ से बचें, एक इंटेंशनल फैल्सी से। अब व्हाट इज़ इंटेंशन फैल्सी? मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको अफेक्टिव फैल्सी भी बताया था कि इफेक्टिव फैल्सी क्या होता है और इंटेंशन फैल्सी क्या होता है। इफेक्टिव फैल्सी का मतलब है एरोनियस प्रैक्टिस ऑफ द इंटरप्रेटिंग टेक्स्ट अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल रिजल्ट ऑफ द वर्क ऑन रीडर। अब रीडर के ऊपर जो अफेक्ट आ रहा है किसी पीस ऑफ टेक्स्ट का, अगर हम अपने वर्क को उसके अकॉर्डिंग एवेल्यूएट कर रहे हैं। एक्सप्रेस effective fallacy is when we confuse the meaning of work with the author's purported attentions। जब हम ऑथर की अटेंशन के साथ उसको रिलेट करने की कोशिश करते हैं। हमने बायोग्राफी पढ़ ली, ऑथर के साथ उसको रिलेट करते हैं कि भाई ऑथर के साथ ये हुआ है तो ऑथर ने ये जो लफ्ज़ कहा है इसका मीनिंग ये हो सकता है। ठीक है, तो वो क्या कह रहे थे कि मीनिंग असल में मीनिंग है कहाँ। अब पहली बात तो ये है कि वो फाइंड कर रहे थे कि मीनिंग कहाँ लाई करता है। क्या ये बुक के अंदर है, क्या ये ऑथर के अंदर है, क्या ये रीडर के हेड के अंदर है, कहाँ मीनिंग लाई करता है। वेयर मीनिंग इज लाई इन फैक्ट, वेदर इट इज एग्जिस्टिंग इन द माइंड ऑफ द राइटर और द बुक इन इटसेल्फ और इन द रिस्पॉन्स ऑफ द रीडर। उन्होंने कहा कि अगर ऑथर की अटेंशन के मुताबिक आप एवेल्यूएट कर रहे हो तो तब आप चले गए हो किसमें, इंटेंशनल फैल्सी में। अगर आप रीडर की रिस्पॉन्स के ऊपर के रीडर उसे पढ़ के जो रिएक्शन उसका था, या वो रोर पढ़ते हैं या वो क्या देते हैं, अपना ऑडियंस जो है वो क्या अपना आइडिया देता है, पहले से आपने सुन रखा है कि इस बुक को जैसे ही रीडर पढ़ता है रोने लग जाता है, आपने समझ लिया ये कोई ट्रेजेडी है। ठीक है, आप उसे एवेल्यूएट कर देते हैं उसको। इसको उन्होंने कहा अफेक्टिव फैल्सी। इसको नोट कर लें। अगर तो राइटर की अटेंशन के मुताबिक कर दिया कि राइटर की भाई ये लाइफ है, राइटर की वाइफ ने भी धोखा दे दिया, राइटर जो था उसके ऊपर वर्ल्ड वार 1 का असर था, राइटर जो है उसके साथ ये हुआ था, राइटर के साथ वो हुआ था, पूरी बायोग्राफी पढ़ ली और उसके अकॉर्डिंग ही उसको एवेल्यूएट कर दिया पीस ऑफ टेक्स्ट। आप किस में चले गए, इंटेंशनल फैलेसी में। न्यू क्रिटिसिज्म ने रिजेक्ट किया कि हमने आइसोलेट करना है टेक्स्ट को, और टेक्स्ट के अंदर से मेटाफर, टेक्स्ट के अंदर से सिंबल, टेक्स्ट के अंदर से रेफरेंस, कैटाफोरिक मीनिंग्स हो, एनाफोरिक मीनिंग और कैटाफोरिक मीनिंग और रेफरेंस और पैराडॉक्स और ओनोमेटोपिया और सिंबल और सिम्बली और मेटाफर और स्नेकडकी, और उसके अंदर जो चीज़ मौजूद है हमने उसके अकॉर्डिंग उसको एवेल्यूएट कर देना। स्नेकडकी का मैंने मतलब बताया था, फिगर ऑफ स्पीच है। अगर आप एक पार्ट से पूरी दुनिया को, पूरी एक उसकी क्लास को रिप्रेजेंट कर देते हैं, वो स्नेकडकी होती है उसकी। मसलन अनईजी लाइज ऑन द हेड ऑफ दोज हु वियर इट्स क्रोन। अब हेड ऑफ दोज में वो सारे हेड आ जाएंगे जो क्रोन पहनते हैं, जितने बादशाह हैं वो सारे आ जाएंगे। ये स्नेकडकी है उसकी। स्नेकडकी का मतलब होता है कि एक आप पार्ट लें और उससे पूरी क्लास के ऊपर जनरलाइज हो जाए वो मीनिंग। It's called synecdoche. Lightities. You find lightities. What is lightities? कोई बताएगा what is lightities? What is paradox? What is hyperbole? अब ये चीज़ें जो हैं, जो जहाँ उसने अंडर एस्टिमेट किया है खुद को पोएट ने, जहाँ उसने पैराडॉक्स इस्तेमाल कर ली है, जहाँ पे उसने हाइपरबली यूज एग्जैजरेट किया है, छोटे वो कहता ना, जैसे वर्ड्स में कहता है 10,000, कहता है आई सॉ 10,000 एट अ ग्लैंस। सिंगल ग्लैंस मैंने जैसे ही डाली मुझे 10,000 नजर आए। अपने सर हिला रहे थे कौन, डैफोडिल्स। कहता है कि मुझे कितने नजर आए, 10,000 इन अ ग्लैंस आई सॉ इन नंबर्स। सो ये है
इसे कहते हैं एग्जैजिरेशन, इसे कहते हैं हाइपरबली। क्या कहते हैं? एग्जैजिरेशंस। पोएट कभी कभी एग्जैजिरेशन भी करता है। अच्छा, पोएट का जो वर्क होता है उसको हम साइंस के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, चूंकि हमारा जो पोएट होता है उसका ताल्लुक जो होता है, एक तो वो पोएटिक जस्टिस क्रिएट करता है, अभी हम पढ़ेंगे आर्कीटाइपल क्रिटिसिज्म के अंदर पोएटिक जस्टिस क्या होता है। फिलिप सिडनी ने कहा था कि एक पोएट जो है वो क्या कर सकता है, वो आपको एक तो पोएटिक जस्टिस दिखा सकता है। अरिस्टोटल ने भी इसके ऊपर जोर दिया था। पोएटिक जस्टिस, जो नेचर की दुनिया है वो डल है, वहां पे अमेलगमेशन है, मिक्सचर ऑफ गुड बैड है, ठीक है। वहां पे क्या है, कहीं डिस्ट्रक्शन है, कहीं गुडनेस है, तो वहां पे सारा कुछ चलता है। बाज़ औक़ात किसी बहुत अच्छे बंदे को भी सज़ा मिल रही होती है, और कभी सारी उम्र तरस जाता है कि एक रुपये को इंसान जो सारा दिन नेकियां करता है। बाज़ औक़ात हम ये देखते हैं कि एक विलन इंसान जो है वो बड़ी अच्छी ज़िंदगी इंजॉय करके जाता है। तो कहते हैं जी पोएटिक जस्टिस, पोएट के पास एक ताकत होती है कि वो गुनाहगार को सज़ा दे सकता है और जो अच्छा है उसे रिवार्ड दे सकता है। पोएटिक जस्टिस का मतलब ये है कि पोएटिक जस्टिस कहता है कि हम इसे साइंस के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। साइंस के अंदर तो एक फिक्स्ड रूल रेगुलेशन होते हैं, पोएट्री के अंदर ये नहीं है कि वो उसे हम साइंस के साथ कंपेयर कर लें। कल हमने आई थिंक लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, ये इमोशन, पैशन, फीलिंग, इमेजिनेशन और इसकी गेम होती है पोएट्री। बट हियर इन पोएट्री यू कैन इंस्ट्रक्ट थ्रू डिलाइट, फिलिप सिडनी सेड। फिलिप सिडनी सेड थ्रू इंस्ट्रक्ट एंड डिलाइट इट गिव यू कैथारसिस, इंस्ट्रक्शन एंड डिलाइट। इंस्ट्रक्शन और डिलाइट जो है वो साथ साथ मिलते हैं। कि आपने कोई लेसन टीच करवाना है, फिलिप सिडनी ने कहा कि एक मूवी दिखाएं, उसके अंदर मॉरल डाल दें, मोरालिटी की मोरालिटी इन्फ्यूज़ हो गई मूवी के अंदर, एंटरटेनमेंट की एंटरटेनमेंट, यानी डिलाइट भी मिल गई और वो मूवी भी देख ली उसने, डिलाइट भी उसे हो गई और साथ उसे मोरालिटी भी सीख ली। तो ये ना तो फिलॉसफी के अंदर है, वो कहता है, ना हिस्ट्री के पास ये टूल है, ना साइंस के पास ये टूल है। साइंस में तो वही फार्मूला चलता है और वो एक लॉ और उसके फिक्स रूल रेगुलेशन होते हैं और उन रूल्स को आपने फॉलो करना है। जबकि पोइट्री में तो इंस्ट्रक्शन थ्रू डिलाइट है, फिलिप सिडनी ने कहा। तो न्यू क्रिटिसिज्म में मेन जो फोकस होगा वो टेक्स्ट के ऊपर होगा। न्यू क्रिटिसिज्म और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म दोनों सेम हैं, बात याद रखें। न्यू क्रिटिसिज्म और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म एक ही चीज़ के दो नाम हैं, नोट कर लें इसको। न्यू क्रिटिसिज्म इज अ डेवलपमेंट ऑफ प्रैक्टिस, यानी जब न्यू क्रिटिसिज्म डेवलप्ड हो जाता है तो उसने एक फॉर्म ले ली, किसकी ना, उसने फॉर्म, अपना नाम जो है उसने ले लिया प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। क्योंकि ये प्रैक्टिकल बेस है, ये नहीं देखती कि बायोग्राफी है, ये है, वो है, बल्कि वो एवेल्यूएट करती है। एक पोएट है I.A. रिचर्ड, उसको कहा जाता है I.A. रिचर्ड। I.A. रिचर्ड ने अपने स्टूडेंट के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया। I.A. रिचर्ड ने एक पीस ऑफ पोएम ली और उसके आथर को एम्बिगुअस रखा, आथर को हाइड रखा कि इसका आथर कौन है। वो अपने स्टूडेंट को वो बांट देता है पोएम, और उसमें वो चेक करता है, देखना चाहता है कि इसकी इंटरप्रिटेशन इस पोएम की क्या हर स्टूडेंट एक ही देता है। लेकिन जब उसने वो डाटा लिया स्टूडेंट से तो हर किसी ने उसको डिफरेंट एंगल से क्रिटिसाइज़ किया हुआ था, पोएम को क्रिटिकली, उसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन डिफरेंट दी थी। ये देखें, न्यू क्रिटिसिज्म वर लेड essays written during the 1920 and 1930 by I.A. Richard, Practical Criticism 93, William Empson's 7 Type of Ambiguity 1930। ये किताब है, याद रख लें, ये किताब जो है इनको नोट कर लें या इनके स्नैपशॉट ले लिया करें। मैंने लैदर से भी लिखे हुए हैं, वो भी मैं आपको दूंगा।
ये terms such as affective fallacy, the notion that reader response is relevant to the meaning of the work. The intention fallacy, the notion that the author's attention determine the work's meaning. एक में रीडर के ऊपर फोकस हो जाता है और एक में आथर के ऊपर। उन्होंने दोनों चीज़ों को निकाला कि इन चीज़ों को निकालेंगे। अच्छा, टी.एस. इलियट में कंट्रीब्यूट किया है टी.एस. इलियट ने, न्यू क्रिटिसिज्म में कंट्रीब्यूट किया है टी.एस. इलियट ने। उसने अपना वर्क लिखा है टी.एस. इलियट द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म 1933 में। तो इसमें मेन नाम है, नोट कर लें, आई ए रिचर्ड का नाम आएगा। जब भी प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म की बात होगी आई ए रिचर्ड का नाम आएगा, टी.एस. इलियट का नाम आएगा, क्योंकि इसके वर्क को इससे वो इंस्पायर्ड थे, टी.एस. इलियट थे। टी.एस. इलियट का जो वर्क था ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट,